Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding gram-negative cocci. In that we will discuss regarding Neisseria meningitis. First we will discuss about the morphological characteristics. Morphological characteristics क्या होते हैं इसके? फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ मेनिंगोकोकाई. मेनिंगोकोकाई है उसके फॉलोइंग फीचर्स होते हैं. दे आर ग्राम नेगेटिव. ये जो होती हैं ये ग्राम नेगेटिव होती हैं. कॉफ़ी बीन शेप, ये कॉफ़ी के जैसे रिजेंबल करती हैं और ये बीन शेप की फली के शेप की ये प्रेजेंट होती हैं. दैट अकर्स इन पेयर. जो ये मेनिंगोकोकाई होती है ये पेयर्स में होती हैं, वो प्रेजेंट रहती हैं. विद द फ्लैट साइड ऑफ ईच बैक्टीरियम लाइंग एडजस्टेंट टू ईच अदर. ये क्या करती हैं, जो बैक्टीरियम होता है उसके ईच साइड में ये लाइन करती हैं. दे आर नॉन मोटाइल. ये कैसी होती हैं, नॉन मोटाइल होती हैं. नॉन स्पोरुलेटिंग होती हैं, इनसे स्पोर जो होते हैं वो फॉर्म नहीं होते हैं. नॉन एसिड फास्ट स्टेनिंग, इनके ऊपर जो एसिड फास्ट है वो नॉन एसिड फास्ट जो है वो काम करता है. एंड इनकैप्सुलेटेड, और ये क्या रहती हैं, कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट रहती हैं. बैक्टीरिया विद द पॉलीसेकेराइड कैप्सूल कवरिंग द इंटायर पेयर इन डिप्लोकोकस. जो ये बैक्टीरिया होता है ये क्या करेगा, जो डिप्लोकोकाई है ये क्या करेगी, जैसे ये डिप्लोकोकाई प्रेजेंट है इसके, जैसे ये डिप्लोकोकाई है ये पेयर में प्रेजेंट रहेगी, तो बैक्टीरिया जो इसका जो सेल वॉल होगी, जो कैप्सूल होगा वो पूरे डिप्लोकोकाई को ये कवर करता है. फॉर ग्रोथ दे रिक्वायर एरोबिक इन्वायरमेंट विद अप्रॉक्सीमेटली 5% CO2. इनको ग्रोथ के लिए जो रिक्वायर होती है, इनको एरोबिक इन्वायरमेंट जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ग्रोथ करती हैं. अप्रॉक्सीमेटली 5% CO2, और इनको समथिंग 5% CO2 जो है वो ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट, ह्यूमन डिजीज़ कॉज बाई नाइजीरिया मेनिंजाइटिस. अब नाइजीरिया मेनिंजाइटिस से क्या डिजीज़ कंडीशन है वो कॉज हो रही है. फर्स्ट वन है मेनिंजाइटिस. मेनिंजाइटिस जो है वो कॉज होता है. नेक्स्ट वन है मेनिंगोकोकीमिया, और इससे मेनिंगोकोकीमिया जो है वो कॉज होता है. नेक्स्ट वन सोर्सेस एंड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. इसके सोर्सेस और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है. द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज़ द ह्यूमन रिजर्वॉयर ओनली. इसका जो सोर्स होता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन है, वो कौन होते हैं, ह्यूमन होते हैं. ह्यूमन जो हैं वो इन्फेक्शन एक दूसरे को फैलाते हैं. स्पेसिफिकली द ह्यूमन नेजोफेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन. और ये स्पेसिफिकली कौन ह्यूमन होते हैं, जिनका नेजोफेरिंग्स जो होता है, नेजल कैविटी जो है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन से ये जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफ़र होता है. The mode of transmission is by inhalation of the contaminated respiratory droplet, oral secretion और by direct contact. ये कैसे करके mode of transmission जो होगा वो contaminated respiratory droplet, अगर कोई भी पेशेंट जो है वो चले जाएंगे, कोई हमारे साथ में इन्फेक्टेड है और वो सेफ डिस्टेंस जो है वो मेंटेन नहीं कर रहा है, मास्क नहीं लगा रखा है, तो उसको जो ड्रॉपलेट है वो अदर पर्सन के अंदर जा सकते हैं. या फिर उसने कहीं पर्सन ने सरफेस एरिया पे टच किया हुआ है, वो ड्रॉपलेट सरफेस एरिया पे प्रेजेंट है, तो ये जो इन्फेक्शन है वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकता है. ओरल सिक्रेशन से भी ट्रांसफ़र हो सकता है और बाय द डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो भी ट्रांसफ़र हो सकता है. नेक्स्ट वन पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस क्या है इसकी, इन्फेक्शन एंड म्यूकोसल कोलोनाइजेशन. सबसे पहले क्या होते हैं, इन्फेक्शन और म्यूकोसल कोलोनाइजेशन होगा, मतलब जो बैक्टीरिया जो होते हैं ये एक जगह कॉलोनी बना के इकट्ठा का हो जाते हैं. आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन टू एन इंडिविजुअल इनहेलेशन द बैक्टीरिया रीच टू न्यूजल म्यूकोसा. ये क्या होता है, जैसे ट्रांसमिट हुआ कोई भी मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हुआ, वो हमारा इंडिविजुअल जो भी पर्सन होगा वो क्या करेगा, उसको इनहेल कर लेगा, और जो बैक्टीरियाज जो होंगे, डिप्लोकोकाई जो होगी, वो कहाँ पे पहुँच जाएगी, नेजल म्यूकोसा में पहुँच जाएगी, मतलब हमारी जो नोज़ है उसके अंदर वो म्यूकोसा पे जाके अटैच हो जाएगी. स्टार्ट कोलोनाइजेशन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सरफेस. ये क्या कर देगी, वहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर देती है, और अंदर भी बना सकती है और बाहर सरफेस के है वो भी बना सकती है. नेक्स्ट म्यूकोजल इन्वेजन. म्यूकोजल इन्वेजन में क्या होता है, द डैमेज ऑफ द नेजोफेरेंजियल सीलिएटेड लाइनिंग लीड्स टू द बैक्टीरियल इंडोसाइटोसिस बाय द फैगोसाइटोसिस. ये क्या करेगा, जब जो नेजोफेरिंग्स में हमारी क्या होती है, हमारे सीलिएटेड लाइनिंग जो सीलियाज होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, तो वो क्या स्टार्ट कर देंगे, उसको वो डैमेज करना स्टार्ट करने लगेगी. तो जो सीलियाज होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी नोज़ के अंदर वो प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, इंडोसाइटोसिस बाय फैगोसाइटोसिस, एंड बैक्टीरिया दस इन्वेड द सब म्यूकोसा बाय बर्स्टिंग ऑफ द फैगोसाइट.
जब इंडोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा वो उसको सेल जो होगा वो इनगल्फ कर लेगा और फिर फैगोसाइटोसिस जो होगा वो रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा, मतलब जो सेल होंगी उसको इनगल्फ करना स्टार्ट कर देती हैं और इसकी वजह से क्या होगा, जो फैगोसाइट्स आए हैं वो क्या करेंगे, वो बस्ट हो जाएंगे और जो वहाँ पे वो जो इन्फेक्शन होता है वो क्या कर जाएगा, सब म्यूकोसा में इन्वेड कर जाएगा। नेक्स्ट बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया क्या हो रहा है, आफ्टर इन्वेजन द मेनिंगोकोकाई डायरेक्टली रीच सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कॉजिंग द मेनिंगोसीमिया एंड सर्वाइव इन द ब्लड। जब इन्वेड हो जाता है, वहाँ कॉलोनी बना ली, वो इन्वेड हो गया और वो हमारी पूरा सब म्यूकोसा उसने डैमेज कर दी, हमारी बॉडी जो है वो WBCs वगैरह जो है वो सीक्रेट करने लगी और वहाँ से फाइट नहीं कर पाई। तो क्या होगा, जो जब फाइट नहीं कर पाएगा इम्यून सिस्टम हमारा, तो ये कहाँ चला जाएगा, हमारे इम्यून से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मेनिंगोसीमिया हो जाएगा और वो क्या करेगा, जो इन्फेक्शन होगा ब्लड के अंदर सर्वाइव करने लगेगा। नेक्स्ट वन जनरलाइज्ड स्प्रेड एंड इन्वेजन। अब क्या हो रहा है, द बैक्टीरिया मेटासाइज थ्रू द बॉडी बाय द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड मे इंटर टू द आइज, मेनिंजेस, स्किन, आइज एक्सेट्रा। जो बैक्टीरिया क्या होगा, अभी ये ओवर ग्रोथ करने लगता है, मतलब उसके सेल्स जो है वो अपनी और सेल्स बनाने लगते हैं, मेटास्टेटाइज कर जाएगा वो और वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू आइज में जा सकता है, हमारी जो ब्रेन की लेयर्स होती है, मेनिंजेस लेयर जो होती हैं उनको इन्फेक्ट कर सकता है, हमारे स्किन में जा सकता है, आइज में जा सकता है और एक्स्ट्रा चीज़ों में ये जा सकता है। नेक्स्ट वन क्लिनिकल सिम्टम्स। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या प्रेजेंट रहेंगे जब मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन होगा। फर्स्ट वन क्या है हमारा, मेनिंगोसीमिया विदाउट शॉक। अगर जो इन्फेक्शन है अगर ये एक्यूट लेवल से होकर क्रोनिक लेवल पे पहुंच जाता है तो क्या हो सकता है, मेनिंगोसीमिया हो सकता है। मेनिंगोसीमिया क्या होता है, मेनिंगोकोकाई इन द ब्लड आर वेरी लेस। अगर मेनिंगोकोकाई अगर ब्लड में हमारे चले गए हैं और वो लेस लेवल पे हैं तो क्या होगा, मेनिंगोकोसीमिया होगा वो विदाउट शॉक के प्रेजेंट होगा। सिम्टम्स क्या शो करेगा, ये फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, सच एज चिल्स आ सकता है, पर्सन को फीवर हो सकता है, लोअर बैक एक हो सकता है, मतलब लोअर जो नीचे वाला रीजन है बैक का उसमें पेन हो सकता है, थाइज में पेन प्रेजेंट हो सकता है, पेन जॉइंट्स में प्रेजेंट रह सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, एक्सेट्रा। ऐसे जो फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, बॉडी एक वगैरह होना, चिल्स आना, ठीक है, सोर थ्रोट हो जाना, कोल्ड वाले सिम्टम्स जो होते हैं वो वाले सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट वन, अगर ये थोड़ा और सीवियर लेवल का होगा तो क्या हो सकता है, शॉक विदाउट मेनिंजाइटिस। अब क्या होगा इसमें, जो शॉक विदाउट मेनिंजाइटिस के पर्सन को अब शॉक भी आ सकता है लेकिन उसमें मेनिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन जो है वो मेनिंजेस में प्रेजेंट नहीं रहेगा। इन सम केसेस मेनिंगोकोकाई आर नॉट रिमूव फ्रॉम द होस्ट ब्लड लीड्स टू ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ इंडोटॉक्सिन। अगर हमारे जो मेनिंगोकोकाई है अगर हमारी बॉडी से रिमूव नहीं हो पाए तो ये क्या करेंगे, ये ग्रेजुअल करके ये ग्रेजुअली जो होते हैं वो ये इंक्रीज़ करते रहते हैं। जब ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते रहते हैं तो ये हमारे बॉडी में क्या करने लगते हैं, इंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं, टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ा लेते हैं। एंड इम्यून रिस्पॉन्स दैट रिजल्ट इन टू द सेप्टिक शॉक, जो और हमारा जो इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स करेगा वो इसको किस में कन्वर्ट करवा देगा, सेप्टिक शॉक हो जाएगा पर्सन को। नेक्स्ट वन, अगर जो ये इन्फेक्शन है और सीवियर हो गया तो क्या होगा, फ्लूमिनेंट मेनिंगोकोकल सेप्सिस भी हो सकता है पर्सन को। वेरी हाई अमाउंट ऑफ इंडोटॉक्सिन इन द होस्ट ब्लड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोकाइंस फॉर्मेशन लीड टू ए कंडीशन कॉल्ड FMS, ठीक है। अगर ये शॉक विदाउट मेनिंजाइटिस जो है वो ट्रीट नहीं किया गया और जो हमारे मेनिंगोकोकाई थे वो हमारे बढ़ते रहे और उनका बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट हो गया इंडोटॉक्सिन का हमारे ब्लड में, तो क्या होगा, ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ जो साइटोकाइंस हैं वो फॉर्म होंगे और ये जो हमारी फ्लूमिनेंट मेनिंगोकोकल सेप्सिस होती है उसको ये जनरेट कर देते हैं। नेक्स्ट वन, शॉक विद मेनिंजाइटिस। अब अगर ये और ज़्यादा सीवियर हो गया, जो फ्लूमिनेंट मेनिंगोकोकल सेप्सिस है वो और ज़्यादा सीवियर हो गया तो क्या करेगा, ये जो शॉक विद मेनिंजाइटिस है उसको कर देगा। आफ्टर अबाउट 18 to 36 आवर ऑफ द फ्लूमिनेंट मेनिंगोकोकल सेप्सिस मेनिंजाइटिस में मैनिफेस्ट इन द इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्वेजन मेनिंगोकोकाई इनटू द सबएरिक्यूनाइड स्पेस। अगर जो पर्सन का फ्लूमिनेंट मेनिंगोकोकल जो सेप्सिस जो था वो ट्रीट
नहीं हो पाया, वो सही नहीं हो पाया, तो उसके 18 to 36 आवर्स के बाद में वो क्या करेगा, वो और ज़्यादा वो शॉक विद मेनिंजाइटिस हो जाएगा। मतलब शॉक तो सेप्सिस तो पर्सन को रहेगा ही रहेगा, साथ में जो मेनिंजेस लेयर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इन्फ्लाम्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट वन है हमारा मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस क्या है? द मेनिंगोकोकाई प्रेजेंट इन द सब एरिक्यूनाइड स्पेस मल्टीप्लाई एक्सटेंसिवली बिकॉज द ह्यूमोरल एंड सेल इम्यूनिटी इज एब्सेंट, देयर लीडिंग टू द रिलीज ऑफ इंडोटॉक्सिन। अब क्या होगा, जो मेनिंगोकोकाई है वो हमारे सब एरिक्यूनाइड स्पेसेस जो होते हैं ब्रेन के अंदर, उसमें आ जाएंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उसमें आ जाएंगे, और वहाँ पे ये क्या करना स्टार्ट करेंगे, हमारा जो ग्रो करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी क्या होती है, ह्यूमोरल और सेल इम्यूनिटी एब्सेंट हो जाने की वजह से जो लगातार जो इंडोटॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिसिटी जो है वो अपनी बढ़ाते रहते हैं। नेक्स्ट लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, स्पेसिमेन कलेक्शन बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक थेरेपी। हमें क्या करना है, स्पेसिमेन कलेक्शन करना है, जो कि हमें कब करना है, स्टार्ट होने से पहले। एंटीबायोटिक थेरेपी है, उसके स्टार्ट होने से पहले ही हमें जो स्पेसिमेन है उसको कलेक्ट करना है, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट हो जाती है तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसाइड हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो नहीं दिखता है। इस वजह से एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट होने से पहले हमें स्पेसिमेन को कलेक्ट करना है। ग्राम स्टेनिंग करना है, सोज द प्रेजेंस ऑफ ग्राम नेगेटिव बीन शेप डिप्लोकोकाई आइदर एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर। ग्राम स्टेनिंग करना जो क्या दिखाएगा, हमें बीन शेप का डिप्लोकोकाई है उसका प्रेजेंस दिखाता है। वो किस में दिखा सकता है, एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर दिखा सकता है। कल्चर फॉर एन मेनिंजाइटिस इज़ डन फॉर फॉलोइंग मीडिया। जो कल्चर है एन मेनिंजाइटिस के लिए वो करना है, वो हमें किसका उसमें कर सकते हैं, ब्लड अगार प्लेट से कर सकते हैं, चॉकलेट अगार प्लेट है, इन सारे उससे हम कल्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेज टेस्ट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट कर सकते हैं, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सीरो ग्रुप कर सकते हैं। उसमें सीरम ग्रुप जो होगा उसको लेके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या चीज़ प्रेजेंट है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या देना है पर्सन को, मेनिंजाइटिस कंसीडर टू बी ए मेडिकल इमरजेंसी एंड अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी इज़ वेरी नेसेसरी। जो मेनिंजाइटिस होता है ये एक मेडिकल इमरजेंसी को जैसे इसको काउंट किया गया है, इसके लिए हमें अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना होता है, एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, पेशेंट जो है उसकी डेथ तक हो सकती है। द एंटीबायोटिक इंक्लूडिंग पेंसिलिन, एम्पेंसिलिन, सेफ्ट्रियाक्सोन आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मेनिंजाइटिस। जो एंटीबायोटिक हैं वो क्या इंक्लूड करती हैं, पेंसिलिन हो गया, आमीपेंसिलिन हो गया, सेफ्ट्रियाक्सोन हो गया, वो ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, मेनिंजाइटिस के लिए। नेक्स्ट वन प्रिवेंशन। प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं कि किसी को मेनिंजाइटिस हो ही ना, तो हमें क्या देनी होती है, वैक्सीनेशन कराना होता है। वैक्सीनेशन में हम क्या करा सकते हैं, पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, प्रोटीन वैक्सीन है, पॉलीसेकेराइड प्रोटीन कंजुगेट वैक्सीन है, वो पेशेंट को लगवाई जाते हैं। नेक्स्ट वन नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं, इन इफेक्टिव टिश्यू परफ्यूज़न अगर किसी का हो रहा है तो हमें पेशेंट के वाइटल साइंस हैं वो कंटिन्यूसली लेते रहने हैं, और उनका देखना है क्या अल्ट्रेशन आ रहा है पेशेंट को, न्यूरोलॉजिकल है उसका एग्जामिनेशन करना, उसका असेस करना है वो वेल ओरिएंटेड है, टाइम प्लेस पर्सन के लिए, मेनिंजेस लेयर अफेक्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, तो उसका पूरा अच्छी तरीके से एग्ज़ाम करना है, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट जो कि हम क्रेनियल नर्व्स को आइडेंटिफाई करके कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया में हम क्या करेंगे, उसका हमें असेस करना है, पेशेंट जो होता है हाइपरथर्मिया से इस टाइम पे सफ़र करने लगता है, तो हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन का जो साइन है उसको मॉनिटर करना है, उसका बॉडी टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली हमें चेक करते रहना है, क्योंकि पेशेंट को इसमें हाइपरथर्मिया होगा और पेशेंट जो है वो शॉक में भी जा सकता है। नेक्स्ट वन है एक्यूट पेन भी प्रेजेंट रहता है, क्योंकि इसमें जो मेनिंजाइटिस के साइन होते हैं, कर्निक साइन और ब्रूडेंस के साइन जो होते हैं वो पेशेंट में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो साइन होते हैं ये जो प्रेजेंट हैं कि नहीं प्रेजेंट है मेनिंजाइटिस को कंफर्म करने के लिए ये साइन जो है पेशेंट के असिस्ट करने हैं। डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन, ग्लासगो कोमा स्केल, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अगर पेशेंट का सेंसरी परसेप्शन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है तो हमें ग्लासगो कोमा स्केल से उसका हमें जो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है वो हमें करना है, और उसमें देखना
करना है कि कितना पेशेंट जो है उसका रेटिंग क्या आ रहा है ग्लासगो-कोमा स्केल से। नेक्स्ट वन हमें क्या करना है, एंजाइटी जो है उसको मैनेज करना है। एंजाइटी जो पर्सन हो सकता है क्योंकि उसको इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो उसकी एंजाइटी जो है उसके लिए हमें सपोर्टिव मेजरमेंट प्रोवाइड करना है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है और हमें उसकी काउंसलिंग करनी है, उसकी भी और उसकी फैमिली की भी काउंसलिंग करनी है।